हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधन क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत दोस्तों समाज शास्त्र में प्रमुख समाज शास्त्री विचार वाली सीरीज को आज से फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका अगर इंटरेस्ट बना रहा तो ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी। जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इसका लेक्चर अब बंद नहीं होंगे। चलिए तो दोस्तों आज का सेशन नंबर 4 पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा चौथा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम विशेषकर बात करेंगे इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत पर। ठीक है ना। तो जानेंगे दोस्तों कि दुर्खिम साहब के अनुसार लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, सुसाइड क्यों करते हैं। क्लियर है ना। तो दोस्तों सीरीज में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं। दोस्तों प्रमुख समाजशास्त्री विचार वाली जो ये सीरीज है, इसे हम बीए थर्ड ईयर के अंदर कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को अलग यूनिवर्सिटी होने के कारण ये बीए फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई जा सकती है। इसलिए अगर आपके सिलेबस में ये सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसे कवर करने का, इसको पढ़ने का सिर्फ एक ही बेहतर तरीका है, और वो तरीका ये है कि अपने सिलेबस को उठाइए। हमने इस सीरीज में सबसे पहला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने पूरा सिलेबस एनालाइज किया है। उस वाले वीडियो को प्ले कीजिए और अपने सिलेबस के साथ सभी टॉपिकों को मैच कर लीजिए। वहां हमने सभी टॉपिक बताया है, जिन जिन टॉपिकों को हम सीरीज में कवर करने वाले हैं उन सभी टॉपिकों पे हमने वहां डिस्कस किया है। तो आप अपने सभी टॉपिकों को वहां मैच कर ले। अगर मैच होते हैं दोस्तों तो आप इस सीरीज को जो है फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम अगस्त कामटे पर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने विज्ञानों के संस्करण और तीनों स्तरों को पूरी क्लियरिटी के साथ में पूरे विस्तार से जानने का प्रयास किया है। 2 सेशन इससे पहले एक सिलेबस एनालिसिस का, अर्थात उसको मिलाकर 3 सेशन हमारे हो चुके थे। ये चौथा सेशन है इसमें। इसके बाद में एक सेशन दोस्तों, इसमें लगभग 2 सेशन और होंगे। इसी के साथ हम फर्स्ट यूनिट इसकी कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 5 सेशनों में हम इसकी यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। आत्महत्या का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि आज के इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन बातों पर फोकस करनी है, अर्थात कि आपको इस टॉपिक में, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो है कमेंट भी बहुत ज्यादा इस प्रकार की होती है कि सर पूरे विस्तार से पढ़ना है या शॉर्ट में पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जिनको शॉर्ट में पढ़ना है वो इस विस्तार पूर्वक लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन जिन्हें पूरे विस्तार से पढ़ना है वो जान ले। इसके अंतर्गत दोस्तों हम 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इससे बाहर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने पूरे विस्तार पूर्वक इस पूरे टॉपिक को देखने वाले हैं। इसी में सबसे पहले हम आत्महत्या के सिद्धांत के अर्थ की बात करेंगे। उसके बाद आत्महत्या के क्या कारण है, सामान्य कारण नहीं बल्कि इमाइल दुर्खिम के द्वारा बताए गए सिद्धांत में क्या कारण है आत्महत्या के, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आत्महत्या का सिद्धांत क्या है इमाइल दुर्खिम का, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद आत्महत्या के प्रकार, कितने प्रकार की आत्महत्या हो सकती है, और लास्ट में 5वें नंबर पर दोस्तों हम इस सिद्धांत की आलोचना करेंगे, आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचना। क्लियर है। तो इन 5 बिंदुओं पर हमारा आज का सेशन पूरी तरह से बेस्ड होगा, आधारित होगा। क्लियर है। चलिए तो एक एक करके दोस्तों सभी टॉपिकों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो आज के इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये हैं। इसके एक बार या तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं साइड में हो रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर जो है आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज के इस टॉपिक से संबंधित। चलिए शुरुआत करते हैं इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले इतना समझ लीजिए कि आत्महत्या व्यक्ति क्यों करता है, सुसाइड इंसान क्यों करता है। आपके विचार या किसी और के विचार, या आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, या आपने अपने आप में अनुभव किया है, तो उन सब बातों को दूर रखिए, है ना। हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ इमाइल दुर्खिम के सिद्धांत में जो बातें वर्णित है आत्महत्या की, या कहें कि उनके इमाइल दुर्खिम के सिद्धांत में जो कारण बताए गए हैं या जो बातें बताई गई है, उन्हीं बातों पर हमें यहां डिस्कस करना है। क्लियर है ना। तो अपने जो विचार है उनको अलग रखना। और मैं भी बता रहा हूं दोस्तों कि इस सेशन में हमारे विचार बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होंगे, सारे विचार इमाइल दुर्खिम के ही होंगे और उन्हीं के सिद्धांतों से लिए हुए प्रत्येक पक्ष पर हम आज यहां डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू हो जाते दोस्तों अपनी प्रत्येक सेशन की तरह।
पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कुछ को पढ़ लेंगे, उसको व्यवहारिक रूप से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको इसमें रटना ना पड़े। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, समाज शास्त्र में कभी भी रटने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपने समाज शास्त्र में रटने की कोशिश की ना दोस्तों, तो फिर आपका कुछ ही नहीं हो पाएगा। समझ लेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एक बार समझ लिया तो आगे जब भी आप कोई सी बुक पढ़ेंगे ना, तो वो टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ आने लगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हमने पहला ही पॉइंट उठाया, जिसमें हम बात करेंगे आत्महत्या के सिद्धांत का अर्थ, या कहें कि आत्महत्या का अर्थ। क्लियर है दोस्तों? सामान्यतः अगर देखा जाए तो आत्महत्या शब्द का प्रयोग आत्म विनाश के ऐसे कार्य से लिया जाता है जो ऐसी अवस्था में किया गया हो जब मृत व्यक्ति है उसकी मानसिक अवस्था ठीक ना हो, अर्थात विकृत मस्तिष्क का हो। क्या कहा गया है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन परिस्थिति में किया जाता है, या कहें कि आत्मविनाश, आत्मविनाश मतलब खुद का नाश कर लेना, यही आत्मविनाश होता है। तो आत्मविनाश के उस कार्य से इसका अर्थ लिया गया है जिसमें व्यक्ति स्वस्थ ना हो। कहां से? मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, अर्थात विकृत चित्त व्यक्ति हो। क्लियर है ना? तो यदि यही कार्य स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति करता है, जो बिल्कुल सही है, मस्तिष्क मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या की जाती है तो वह आत्महत्या फेलोडी से कहलाती है। अर्थात इसका अर्थ भी होता है दोस्तों आत्मविनाश, अपने आप को समाप्त कर लेना, या फिर आत्महत्या, है ना? तो फेलोडी से एक्चुअली ये शब्द अगर आप यहां इंक्लूड करेंगे ना, तो अब क्योंकि इस सिद्धांत में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब ये फेलोडी से दिख रहा आपको दोस्तों, फेलोडी से अब ये जो शब्द है ये सिद्धांत में कहा गया है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, समझिए फिर से। कि सामान्यतः आत्महत्या का अर्थ किससे लगाया जाता है? जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उस व्यक्ति से। अगर वो ऐसा कार्य करता है, आत्महनन का कार्य करता है या आत्मविनाश का कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आत्महत्या। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होते हुए, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हुए, होश और हवास में होते हुए, अपनी मर्जी से अगर वो आत्महनन का कार्य करता है, अर्थात कि आत्महत्या जैसा कार्य करता है, तो उसे हम फेलोडिसे कहेंगे। उस फेलोडिसे का अर्थ भी आप गूगल कर लीजिएगा, वहां पे आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इसका अर्थ भी आत्महत्या ही होता है, ठीक है ना? लेकिन इस फेलोडिसे को दंडनीय अपराध माना गया है, दंडनीय अपराध माना गया। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है अपनी मर्जी से स्वस्थ होते हुए, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्लियर है यहां तक का? चलिए, तो इसी के साथ में दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दुर्किम ने एक पुस्तक लिखी थी, दुर्किम की एक पुस्तक है दोस्तों, ली सुसाइड। क्या है? ली सुसाइड। उसमें यह प्रमाणित करने का प्रयास किया उन्होंने कि आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है, एक सामाजिक तथ्य है या एक सामाजिक घटना है। अब यहां पर थोड़ा बारीकी से समझना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखना, बिल्कुल आराम से सुनते चलिए बस आप लोग, आपको ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस खाली सुन लीजिए। तो इनके सिद्धांत का पूरा व्यवहारिक पक्ष में आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे आप इसका एनालाइज करना प्रारंभ कर दोगे, ठीक है ना? इसको रटने की कोशिश नहीं करना, और रटने की आवश्यकता ही नहीं है यार, समाजशास्त्र में क्या रटोगे, ठीक है ना? तो दुर्किम के जो आत्महत्या का सिद्धांत है, अब उस सिद्धांत के कुछ पहलू इस तथ्य में आएंगे, बारीकी से सुनना दोस्तों। दुर्किम ने अपनी जो पुस्तक थी ली सुसाइड में ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जो आत्महत्या होती है वह एक सामाजिक घटना है। क्या है? एक सामाजिक घटना है। अब इस सामाजिक घटना का अर्थ क्या हुआ जरा समझिए। दुर्किम के अनुसार आत्महत्या एक सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक दशा में मृत्यु के रूप में होती है। दुर्किम ने कहा है कि जो आत्महत्या है वो एक ऐसी सामाजिक तथ्य है या ऐसी सामाजिक घटना है जो चाहे वो सकारात्मक रूप में हो चाहे वो नकारात्मक रूप में हो, हर प्रकार से होने पर उसका परिणाम एक ही होता है और वो होता है मृत्यु, अर्थात कि आत्महनन या आत्म विनाश, है ना? इस क्रिया का कर्ता ही इसके फल का शिकार होता है। अधिकतर केसों में क्या हो जाता है कि कर्ता कोई और है, भर्ता कोई और है, लेकिन ये इस प्रकार की जो कार्य है इसमें जो करेगा वही उसी को उसका फल मिलता है, उसी वही फल का शिकार होता है। तो फल के बारे में वह पूरी तरह से परिचित भी होता है।
है ना। तो अब इसके अंतर्गत क्या कहने का प्रयास किया गया है, तो दुर्किम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जो आत्महत्या वाला तथ्य है ये एक सामाजिक तथ्य है या सामाजिक घटना है जो पूरी तरह से समाज के अंदर, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से हो, हर एक परिस्थिति में उसका परिणाम एक ही प्राप्त होता है और वो होता है मृत्यु। और इस मृत्यु जो ये कार्य करता है, आत्महत्या का जो कार्य करता है, उस कर्ता को ही इसका परिणाम या कहें कि इसके फल का शिकार यही होता है और इसे इस मिलने वाले फल के बारे में पहले से पता होता है। अर्थात क्या हुआ कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, किसी नशे में नहीं है, पूरी तरह से होशो हवास में है और वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये कदम उठा रहा है। ठीक है ना। अब यहां तक की कहानी को आप थोड़ा माइंड में सेव रखना है ना। अब आगे और कुछ कड़ियां जुड़ने वाली है दोस्तों, इसी सीरीज में अब आगे कुछ और कड़ियां जुड़ने वाली है। अब वहां पर आप थोड़े से चौंकोगे, यार ऐसा कैसे, समझना खाली। अब यहां पर अब सेकंड पॉइंट पर मूव कर रहे हैं कि आत्महत्या के कारण। अब हम जानेंगे आत्महत्या के कारण कौन कौन से हैं। अभी आपने आत्महत्या का एक अर्थ समझ लिया कि आत्महत्या किस सामान्य अर्थों में हम आत्महत्या उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है व्यक्ति उसके द्वारा किया गया हो, और जो स्वस्थ है उसको करेगा तो फेलो डिसे कहलाएगा, जो कि एक अपराध है। ठीक है ना। और ये इसको सामाजिक घटना के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया है दुर्किम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में। यहां तक की कहानी क्लियर है आपको। अब चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ कारणों की, जिन कारणों से एक सामाजिक प्राणी जो है सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है। चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले व्यक्ति पर नकारात्मक सामाजिक दबाव का प्रभाव। व्यक्ति पर देखिए, अब समाज का जो दबाव होता है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। भाई समाज का नकारात्मक प्रभाव कौन से होंगे, नकारात्मक प्रभाव जिसमें व्यक्ति अपने आप को जो है बहुत तुच्छ समझने लगे या बहुत घृणित समझने लगे, उसे अपने जीवन से ही घृणा हो जाए, अर्थात समाज इतने प्रतिबंध लगा दे व्यक्ति के ऊपर कि वो अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीवन ही न जी सके। और सकारात्मक प्रभाव कौन से होंगे, सकारात्मक प्रभाव वो प्रभाव होंगे जिसमें समाज व्यक्ति को मोटिवेट, कहीं उसका विकास करने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए समाज उस पर दबाव बनाती है, वो सकारात्मक होंगे, है ना। लेकिन यहां पर किसकी बात की गई है कि व्यक्ति पर समाज के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसके कारण व्यक्ति यहां सुसाइड करता है, पहला कारण। दूसरा, सामाजिक आधार। अब किस प्रकार से आत्महत्या जो है मतलब सामाजिक जो आधार है, समाज का जो आधार है, वो किस प्रकार से आत्महत्या का कारण बनता है। तीसरे में बात करेंगे हम कि ऐसे कौन से भौतिक कारण है जिसके कारण लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और चूंकि अभी वर्तमान की अगर बात करें दोस्तों, आधुनिक समय की अगर बात करें तो आत्महत्या तो बहुत ज्यादा मतलब इसके आंकड़े बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, और चौथे में बात करेंगे हम सामाजिक संगठन का परिणाम। समाज का जो संगठन है वो किस प्रकार से आत्महत्या के लिए उत्तरदायी बनता जा रहा है। पांचवें में लास्ट में हम धर्म को देखेंगे कि धर्म किस प्रकार से लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। ये सारी बातें एक एक करके पूरे विस्तार से हम समझने वाले हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले सामाजिक दबाव का प्रभाव, व्यक्ति पर समाज का नकारात्मक दबाव, और उस नकारात्मक दबाव के कारण व्यक्ति किस प्रकार से सुसाइड करता है उसको पढ़िए। आइए पेन ले लेते हैं। चलिए, यदि व्यक्ति को उसके निकट संबंधियों का सहयोग मिलना बंद हो जाए। अब चूंकि देखिए, समझिए दोस्तों, सामाजिक मतलब हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज का नकारात्मक दबाव, है ना। तो यहां पर कहा गया है कि यदि व्यक्ति को उसके सगे संबंधी, उसके मित्र या उसको चाहने वाला कोई भी हो सकता है, उनका अगर सहयोग मिलना बंद हो जाए तो वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगेगा। ठीक है ना। उस पर समाज का विपरीत प्रभाव पड़ने लगेगा और वह इतना निराश हो जाएगा कि उसे अपने जीवन से घृणा होने लगेगी। रियल बात है। क्यों? क्योंकि जब से पैदा होता है मनुष्य तब से वो समाज में संगठित रूप से ही रहता है ना। एक सामूहिक परिवार के अंतर्गत एक समाज के संगठित स्वरूप में उसका जन्म होता है और उसमें उसका पालन पोषण होता है। लेकिन उसके बड़े होने के बाद में
अगर उन्हीं सहयोगियों का साथ उसका छूट जाए तो वो कैसा अनुभव करेगा अपने आप में दोस्तों? वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा, और अकेला महसूस करने से समाज का जो वो पहले का संगठन था जिसका सहयोग उसे प्राप्त होता था, लेकिन अब वो सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो जो उसके साथ घटना घटित हुई है वो घटना उस पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, और इसी नकारात्मक प्रभाव के कारण दोस्तों वह आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएगा। इस प्रकार आत्महत्या को एक सामाजिक घटना कहा जा सकता है। क्लियर है? समझ आया ना इसको? तो सामाजिक दबाव किस प्रकार से है ना, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको शुरू से, देखिए कोई भी व्यक्ति होगा समाज का, तो उसे शुरू से, जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर के अभी तक भी, जब तक वो आत्महत्या नहीं करता है तब तक उसे किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का सहयोग मिलता ही रहता है। लेकिन अचानक से कभी ऐसी घटना घट जाए कि उन सभी का सहयोग छूट जाए या वो लोग इसको नकार दे, तो वो अपने आप में अकेला महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि शुरू से वो एक समाज के अंदर रहता था, लेकिन अब समाज से बाहर निकाल दिया गया, वो अकेला पड़ चुका है, तो अब वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा, और उसका अकेलापन ही उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सुसाइड है या आत्महत्या है वो एक सामाजिक घटना है या सामाजिक तथ्य है। क्लियर है? अगला दूसरे बात करेंगे हम कि आत्महत्या का सामाजिक आधार। भाई सामाजिक आधार किस प्रकार से, कि मनुष्य पर समाज का विपरीत स्थिति, समाज में जो स्थितियां होती है, समाज की जो विपरीत स्थितियां होती है दोस्तों, उसका मनुष्य पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। यह परिस्थितियां मनुष्य को कभी कभी इतना तोड़ देती है कि वह अपने को अकेला समझने लगता है और निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। इस दृष्टि से सामाजिक परिस्थितियां भी मनुष्य को आत्महत्या करने पर विवश कर देती है, इसलिए आत्महत्या को सामाजिक घटना कहा जा सकता है। पहले पॉइंट से मिलता जुलता है, कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है ना। बस यहां पर इतना सा डिफरेंस है कि यहां पर जो कारण है, देखिए इस पहले वाले में जो कारण था वो था सगे संबंधियों का साथ छूट जाना, इससे व्यक्ति अकेला होकर के निराश होकर आत्महत्या कर रहा था। दूसरे वाले में आत्महत्या के जो सामाजिक आधार की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर समाज की कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं। भाई समाज कुछ विपरीत परिस्थितियों से चल रहा है, कुछ विपरीत परिस्थितियां आई और उन विपरीत परिस्थितियों के कारण उनसे नकारात्मक रूप से प्रभावित होकर के वो आत्महत्या कर रहा है। तो इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि जो आत्महत्या है, व्यक्ति जो आत्महत्या करता है उसको हम सामाजिक घटना कह सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में घटित उस सामाजिक घटना को ही यहां पर आत्महत्या या आत्महनन या आत्मविनाश के नाम से जाना जा सकता है। क्या बताइए मुझे, इन दो पॉइंटों में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन बच रही है क्या दोस्तों? एकदम स्मूथली समझ आ रहा है ना? अगर प्लीज यार स्मूथली समझ आ रहा है ना, तो प्लीज मुझे ना एक थंब चाहिए ना प्लीज, और कमेंट में प्लीज मुझे बताते चलिए कि हाँ सर समझ आ रहा है, यस लिखकर भी भेज देंगे ना चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले इसका जो कारण है, अगले बात करते हैं भौतिक कारण। अब भौतिक कारण क्या हुआ? भौतिक कारण में सबसे पहले जब भी हम भौतिक की बात करते हैं तो जो वास्तविकता है, या कहें कि वास्तविक वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो भौतिक कारण हो गया। सबसे भौतिक कारण में सबसे पहले जो याद आता है हमें, पैसा, मकान या इस प्रकार की कुछ वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है, उसको हम भौतिक वस्तु बोलते हैं। तो भौतिक कारण किस प्रकार से आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? भाई भौतिक कारण भी इस प्रकार से आत्महत्या के लिए जो है उत्तरदायी हो सकते हैं। कैसे? कि आज वर्तमान की दोस्तों अगर हम बात करें या उनके समय की बात करें, किसके समय की, इमाइल दुर्किम के समय की बात करें, जब उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो धीरे धीरे महिलाओं की एंट्री अब जो है बाहर मतलब मार्केट में होने लगी थी, या ऐसा मत समझिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना प्रारंभ हो चुका था। अब वो भी जो है अपने आप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक जो व्यवस्था थी उसका एक हिस्सा बन चुकी थी, उनको बनने का अवसर मिल चुका था। अब चूंकि हुआ ये कि महिला के घर से बाहर निकल के कार्य करने के कारण महिलाओं की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, दुर्किम साहब के अनुसार, है ना, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, तो इनके अनुसार महिलाओं की जो मानसिक स्थिति होती है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है या कमजोर होती है, अर्थात ये जल्दी विचलित हो जाती है। तो बाहर जाकर कार्य करने से ये मानसिक रूप से प्रताड़ित तो होती है, छोटी सी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी टेंशन ज्यादा लेने लगती है, समस्या उनको पर ज्यादा हावी हो जाती है। तो इस समस्या के कारण जो है वो अच्छे से बाहर की दुनिया से तालमेल ना बिठा पाती है। इस कारण से औरतें जो है आत्महत्या की ओर आगे बढ़ जाती है।
है ना। तो इसको इस प्रकार समझिए, इसको थ्योरेटिकल रूप में इस प्रकार बोलेंगे कि स्त्रियों के सामाजिक जीवन में भाग लेने से वो खुद को निराश पाकर आत्महत्या कर लेती है। शॉर्ट में लिख दिया। कभी कभी घर का वातावरण कलहपूर्ण, भाई बाहर जाकर कार्य करने से या समाज का हिस्सा बनने से कब घर में भी कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है और आखिर में उसका भुगतान महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है या उसका शिकार महिलाओं को होना पड़ता है। क्लियर है ना। तो इतना सा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे सामाजिक संगठन का परिणाम। सामाजिक संगठन का परिणाम क्या है कि भाई पहले एक ऐसा समय था जब समाज संगठित रूप से रहता था, एक जो है सामूहिक परिवार हुआ करते थे, है ना। लेकिन वो सामूहिक परिवार वाली जो संस्थाएं हैं या परिवार हैं वो अब एकल परिवार में कन्वर्ट होने लगे हैं, एकल परिवार में कन्वर्ट होने लगे हैं। तो इसी कारण देखिए पारिवारिक संगठन और विघटन का जो आत्महत्या पर प्रभाव पड़ता है। कैसे कि विवाहित स्त्री पुरुष अपने बच्चों का ध्यान रखकर प्रेम पूर्वक रहते हैं और आत्महत्या बहुत कम करते हैं। भाई जो परिवार सुखी है, जो परिवार सुखी परिवार है, वहां आत्महत्या के केस बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। दुर्किम साहब के अनुसार कहा गया है कि अविवाहित और तलाकशुदा स्त्री पुरुष निराश होकर आत्महत्या जल्दी कर लेते हैं, बस इनकी अपेक्षा जल्दी कर लेते हैं, है ना। तो भाई लोगों जल्दी से विवाह कर लीजिए, अन्यथा, है ना, इमाइल दुर्किम का कथन याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो पारिवारिक संगठन तथा विघटन का आत्महत्या पर प्रभाव पड़ता है। संगठन और विघटन, संगठन मतलब सामूहिक रूप से मिलजुल कर रहना, और विघटन अर्थात परिवार का भी टूट जाना, परिवारों का टूट जाना, परिवारों का बिखर जाना। अकेले एकांकी परिवार जिसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का परिवार, है ना, तो वहां पर क्या अकेलापन ज्यादा महसूस होता है। इस कारण से जो अकेलेपन के शिकार है वो आत्महत्या की ओर जल्दी अग्रसर होते हैं, ना कि सामूहिक रूप से रहने वाले। यहां पर इसका शॉर्ट सा आंसर ये हो। क्लियर है ना। और ये भी जो आपको दिखाया गया है दोस्तों, ये थ्योरेटिकल पार्ट जो दिया गया है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है धर्म के परिणाम। धर्म के क्या परिणाम होंगे, देखिए धार्मिक व्यक्ति आत्महत्या को, देखिए क्या होता है दोस्तों, इस विश्व में कई प्रकार की धार्मिक संस्थाएं हैं, मतलब कई प्रकार के धर्म हैं। हर एक धर्म की, वैसे तो कई सारे कॉमन, बहुत सारे, सभी धर्मों, लगभग सभी धर्मों में एक कॉमन सी बात होती है, लेकिन अगर उस कॉमन को हटा दे तो उनके नियम कई प्रकार से अलग अलग होते हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग होती है। उसी प्रकार से किसी किसी धर्म में जो धार्मिक व्यक्ति होता है उस धर्म में आत्महत्या को पाप समझा जाता है, किसी किसी धर्म में आत्महत्या को पाप समझा जाता है। लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विशेष फोकस किया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिसमें बोल दिया जाता है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए। तो जिस धर्म में ऐसी मान्यता होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देने वाली मान्यता होती है, उसमें स्वतंत्र चिंतन में जब व्यक्ति को इच्छानुसार फल नहीं मिल पाता तो वह आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति जो है सबसे अलग हो जाता है, हटके हो जाता है, और फिर वो अपने अनुसार धार्मिक चिंतन करने लगता है ना। वो फिर धार्मिक चिंतन करते करते जब उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना, ये भी हो सकता है, तो अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो फिर वो अपने आत्मदहन कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये दुर्किम साहब का धर्म के परिणाम के कारण भी आत्महत्या जो है अपना स्वरूप धारण कर सकती है, ये यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है। बताइएगा क्या आत्महत्या के कारण में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट बचा है दोस्तों। 5 बिंदु थे, 5 बिंदुओं पर हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, 5 पॉइंटों पर डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल से तो आपको अब तक कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं आपके लिए थोड़ा डाटा ज्यादा लेकर आया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और होता ही है प्रति वर्ष। आपको ये किसी न हर एक पेपर में देखने को मिल जाएगा थर्ड ईयर के। तो दोस्तों इसलिए इसको मैंने थोड़ा डाटा ज्यादा दे करके थोड़ा आसान करके, हालांकि पुस्तक में आपको बहुत थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, जिसमें एक बार पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि समझ नहीं पाओगे, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी थोड़ी सी, है ना। लेकिन इसको पढ़ोगे ना तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी गायब हो जाएगी आपकी, वो प्रॉब्लम भी नहीं रहने वाली है। क्लियर है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करेंगे दोस्तों आत्महत्या के सिद्धांत की। अच्छा, क्या सिद्धांत इन्होंने दिया अपने सिद्धांत में जो है इमाइल साहब ने क्या कहा है, वो थोड़ा सा सिद्धांत पर भी बात कर लें। अभी तक हमने आत्महत्या के अर्थ पर चर्चा कर ली, हमने आत्महत्या के कारण भी जान लिए इमाइल दुर्किम के अनुसार। अब बात करते हैं कि इन्होंने सिद्धांत में कहा क्या है, एक्चुअल में सिद्धांत क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो आइए थोड़ा सा पेन लेकर के इसको भी समझ लेते हैं।
एक सेकेंड दोस्तों, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कलर लें यार, व्हाइट लेते हैं, येलो लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुर्किम अपनी पुस्तक ली सुसाइड में इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत में थोड़ा सा आपको फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान दीजिए। दुर्किम साहब ने जो पुस्तक लिखी थी ली सुसाइड, उसमें इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि आत्महत्या एक आत्म विनाश की प्रक्रिया है, बल्कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। यहीं पर अटक जाए, रुक जाइए। अब क्या कहा उन्होंने अपने सिद्धांत में, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में ही इस सिद्धांत को लिखा है ना। तो उस सिद्धांत में क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा है कि जो आत्महत्या है वो कोई आत्म विनाश जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। मतलब उन्होंने बहुत इस जो आत्महत्या है ना, इसको बहुत हल्के में लिया है, और इसने इसके पीछे, दुर्किम ने इसके पीछे जो है ना, पूरी तरह से समाज को ही जिम्मेदार माना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समाज ही एकमात्र जिम्मेदार है आत्महत्या के। इसीलिए कहा उन्होंने कि आत्महत्या एक आत्म विनाश की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक घटना है। इन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिक हो या जैविकीय, प्रजातीय, वंशानुकरण, भौगोलिक, जलवायु, ये सब आत्महत्या के कारण नहीं है, बल्कि साथ ही साथ में निर्धनता, दुखांत, प्रेम या अन्य व्यक्तिगत कारक भी इसके उत्तरदायी नहीं है। समझिए कहानी को। क्या कहा उन्होंने, लगभग सारे पक्षों से मना कर दिया, सभी पक्षों को नकार दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे मनोवैज्ञानिक कारण हो, आत्महत्या नहीं, जैविकीय, प्रजातीय, वंशानुक्रमण, भौगोलिक, जलवायु, है ना, निर्धनता, गरीबी है तो भी, दुखांत प्रेम है, किसी ने प्यार में धोखा खाया है वो भी, या कोई व्यक्तिगत कारक, ऐसा कोई कारण नहीं है जो कि आत्महत्या का कारण हो। बल्कि उन्होंने कहा है कि आत्महत्या की अवधारणा को सामाजिक तथ्य मानकर उसकी सामाजिक कारणों के रूप में ही व्याख्या की जा सकती है। तो अब यहां पर थोड़ी सी अपनी आंखें खोल लेना दोस्तों, बस इतनी सी बात को याद रख लेना, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे, है ना, गड़बड़ कर जाओगे, पक्का बोल रहा हूं मैं। सब कुछ तो सेम है, जितना आप समझते हो, जितना आप जानते हो, अब तक का सब कुछ सेम था, लेकिन सिद्धांत में एक बात हटके चल रही है, और वो स्पष्ट रूप से मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं आपसे कि दुर्किम ने आत्महत्या को सामाजिक घटना माना है, दुर्किम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना है, वो समाज के रूप में ही, समाज को ही इसका उत्तरदायी मानता है। तो यहाँ पर सिद्धांत में उसी बात को लिखा गया है। उन्होंने मनुष्य के जीवन के लगभग सभी पक्ष रख दिए, देखिए ना, जैविकीय, प्रजातीय, वंशानुक्रमण, परिवार का सब कुछ तो रख दिया उन्होंने, निर्धनता वगैरह सब रख दिया, सारे पक्षों को रखकर कहा कि इनमें से कोई कारण नहीं है आत्महत्या, बल्कि आत्महत्या सिर्फ एक सामाजिक घटना है, और उसको सामाजिक घटना के रूप में ही उसकी व्याख्या करनी चाहिए। कैसे? तो दुर्किम के अनुसार सामाजिक एकीकरण का अभाव, देखिए अब सामाजिक एकीकरण का अभाव ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक एकीकरण का जो अभाव है, अब पहले जो समाज सामूहिक रूप से रहती थी, समाज प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान देती थी, उसे कुछ गलत करने से रोकती थी, कुछ अच्छा करने के लिए उसे जो है प्रोत्साहित करती थी। अब वो कार्य ना होने से, उस एकीकरण का जो सामूहिकरण था, माफ करना, सामूहिकरण था, उसका अभाव होने से व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। समूह जितना कमजोर होगा, व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होता चला जाएगा। भाई समाज के नियम अगर कमजोर होंगे तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा? अरे आज किस व्यक्ति को नियम अच्छे लगते हैं बताइए ना? नियम को फॉलो करना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। हर कोई व्यक्ति हमेशा यही चाह देखता है कि किस प्रकार से नियमों की जो जाल है इससे बाहर निकले, चाहे वो नियम समाज के हो, चाहे वो नियम परिवार के हो, चाहे वो नियम सरकार के हो। हर व्यक्ति उन नियमों से बाहर निकलना चाहता है। तो यहां पर यही कहने का प्रयास किया गया कि जिस समाज के नियम ढीले होते हैं, उस समाज का व्यक्ति उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है, अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करता है, और वो पूरी तरह से फिर अपने स्वार्थ के कार्यों में, अर्थात खुद के कार्यों के लिए कार्यरत हो जाता है, बिजी हो जाता है, अपने आप में व्यस्त कर लेता है ना। तो इसमें अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। किंतु जब समाज संगठित और शक्तिशाली होता है तो व्यक्तियों को नियंत्रण में रखता है,
है ना, उन्हें कर्तव्यों के उल्लंघन से भी रोकता है। और इसी दृष्टि से आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करेगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा और फिर वो आत्महत्या की ओर आगे बढ़ जाएगा निराश होकर के, है ना। लेकिन यहां पर कहा गया कि अगर अगर समाज संगठित होता है, शक्तिशाली होता है, तो फिर वो समाज के प्रत्येक सदस्य पर अपना कंट्रोल रखेगा, अपना प्रभाव रखेगा, है ना। इस प्रकार से व्यक्ति को गलत करने से समाज ही रोकता है और आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। तो इस दृष्टि से इमाइल दुर्किम के साहब के अनुसार जो है इसे सामाजिक तथ्य माना जा सकता है और मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं। क्लियर है? यहां तक का क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार संगठित एवं सुखी परिवार में सब व्यक्ति एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। प्रेम और सहानुभूति की भावना उस परिवार में संचालित होती रहती है। वहां आत्महत्या की घटनाएं ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। अंततः कहा जा सकता है कि आत्महत्या की व्याख्या केवल समाजशास्त्रीय आधारों पर ही की जा सकती है। समाज के नियम ही व्यक्ति की ऐच्छिक मृत्यु के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो यहां पर, है ना। अब देखिए, समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, समाज के जो रूल होते हैं, वो समाज के नियम ही व्यक्ति की मृत्यु के लिए उस मृत्यु के लायक परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, जो कि उसे आत्म विनाश करने के लिए प्रेरित करती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिद्धांत भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आत्महत्या के प्रकारों पर। अब यहां देखेंगे कि आत्महत्या कितने प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों इसको दुर्किम के अनुसार समाज में 3 प्रकार की विचारधारा पाई जाती है। ध्यान से सुनिए, मैंने विचारधारा बोला है, आत्महत्या नहीं बोला है ना। दुर्किम के अनुसार समाज में 3 प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती है। कौन कौन सी? स्वार्थमयी विचारधारा, परार्थमयी विचारधारा और असामान्य विचारधारा। 3 प्रकार की विचारधारा। तो इन 3 प्रकार की विचारधाराओं में, या कहें कि इनके कारण आत्महत्या के भी 3 प्रकार होते हैं। इन विचारधाराओं के कारण, अलग अलग विचारधाराएं हैं, इसलिए इन अलग अलग विचारधाराओं के कारण आत्महत्या 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वार्थमयी आत्महत्या, परार्थमयी आत्महत्या और असामान्य या अप्राकृतिक आत्महत्या। 3 प्रकार की आत्महत्या, याद कर लीजिएगा इन तीनों पॉइंटों को। क्लियर है? चलिए एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार की आत्महत्या किसी न किसी प्रकार से सामूहिक विघटन के कारण होती है। यह विशेष रूप से सामाजिक एकता के ह्रास का प्रतीक है। सामाजिक एकता के ह्रास का प्रतीक है। समाज के टूट जाने से, या कहें कि सामूहिकता से एकीकरण की ओर अग्रसर होने से इस प्रकार की जो है आत्महत्याएं होती है। पहली है स्वार्थमयी आत्महत्या। क्या मतलब हुआ दोस्तों स्वार्थमयी आत्महत्या का? जब व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग समझता है, जब समाज के अन्य व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं और वे अपने आप को समाज से पृथक कर लेते हैं, स्वार्थमयी आत्महत्या इसी की चरम सीमा है। मेरे ख्याल समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आया हूं समझाने के लिए आप लोगों को। स्वार्थमयी का मतलब होता है दोस्तों, जब समाज में या कहें कि एक परिवार में सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों में इस कदर बिजी हो जाए कि वो किसी और को समय ना दे पाए, किसी और को टाइम ना दे पाए, या किसी को किसी प्रकार से मतलब जो लगाव रहता है एक दूसरे का, वो उनके साथ में समय ना देने से वो व्यक्ति अपने आप में अकेलापन महसूस करेगा। और अकेलेपन के कारण क्या होता है दोस्तों कि वो भी अपने आप को उससे स्वतंत्र करके और वो भी अपने स्वार्थ पूर्ति में लग जाएगा। तो इस स्वार्थमय जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में इतना बिजी हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अन्य व्यक्तियों की तरह ध्यान नहीं दे पाता। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने आप में अकेलापन महसूस करता है वो इस समाज से अलग हो जाता है टूट के, और आखिरकार वो निराश होकर के आत्महत्या की ओर आगे बढ़ जाता है। तो इसी स्थिति का नाम क्या है? स्वार्थमय आत्महत्या। जो स्थिति चलती है जब अंत में इस स्थिति का आखिरी सीमा क्या है? आत्महत्या। अगला है परार्थमयी आत्महत्या। क्या है दोस्तों? परार्थमयी आत्महत्या। जब व्यक्ति समाज में इतना अधिक घुल मिल जाता है, समझ लीजिए, खाली बहुत प्यारा कंसेप्ट है। जब व्यक्ति समाज में इतना अधिक घुल मिल जाता है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व समाज में विलीन हो जाता है, उसका स्वयं का कोई मूल्य नहीं रहता और पूरी तरह समाज द्वारा शासित एवं नियंत्रित होता रहता है, तो इस प्रकार की आत्महत्या होती है। परार्थमयी आत्महत्या व्यवहारिक रूप से समझिए दोस्तों, ऐसी जब कभी कंडीशन बन जाती है कि कोई व्यक्ति या कहें कि समाज के संपूर्ण व्यक्ति
या व्यक्तियों का समूह समाज के नियमों में इस प्रकार बंध जाए या समाज के नियमों में इस प्रकार से विलीन हो जाए, घुल जाए कि अपना स्वयं का अस्तित्व पूरी तरह भूल जाए, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के नियमों का पालन करने में अपने आप का, अपना खुद का अस्तित्व समझने लगे, तो उस परिस्थिति में जब उस समाज की परिस्थितियां उस व्यक्ति के सामने विपरीत परिस्थितियां खड़ी करती है, तो उस समय जब वो आत्महत्या करता है तो वही कहलाती है परार्थमयी आत्महत्या। उदाहरण पढ़ते ही आप लोगों को फट से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। उदाहरण देखिए, एक समय में भारत में जब सती प्रथा चलती थी दोस्तों, सती प्रथा, भारत में सती प्रथा और जापान में हाराकीरी, ये जो प्रथाएं थी, ये प्रथाएं इस परार्थमयी आत्महत्या के सबसे बेहतर जो है इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। कैसे? देखिए, सती प्रथा तो आपने नाम सुना होगा, हाराकीरी नाम नहीं सुना, चलो छोड़ दीजिए इसको। सती प्रथा को देखिए आप, भारत में जो कुप्रथा थी सती प्रथा, इसमें क्या होता दोस्तों, इसमें जो है व्यक्ति को अच्छे से, मतलब व्यक्ति जो है ना समाज को ही सब कुछ मानता था, समाज में जो नियम उल्लेखित थे उनको ही सब कुछ मानता था, स्वयं खुद इंसान उसके लिए कुछ नहीं था। अर्थात समाज के नियमों के सामने स्वयं इंसान का अस्तित्व ना के बराबर था, कुछ भी नहीं था। तो जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को भुला करके सिर्फ और सिर्फ समाज के नियमों का पालन करने लगे, और उन नियमों का पालन करने से वो नियम जब इंसान को आत्महत्या के द्वार तक ले जाए, तो उसी कंडीशन को ही यहां पर परार्थमयी आत्महत्या का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल सती प्रथा से आप अंदाजा लगा लीजिए किस प्रकार से इसको हम एग्जाम्पलेट कर रहे हैं। क्लियर है ना? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, लास्ट है असामान्य या अप्राकृतिक आत्महत्या। तो अप्राकृतिक आत्महत्या किसे कहते हैं? इस प्रकार की आत्महत्या समाज की संरचना, सामाजिक संतुलन या समाज के संगठन में अचानक परिवर्तन होने से आती है। समाज के सदस्य इस परिवर्तन से सामंजस्य नहीं बिठा पाते और वे आर्थिक या मानसिक तनाव का अनुभव करने लगते हैं। इससे वे छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या का निर्णय कर लेते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में समझिए कि किसी अगर परिवार में हो रहा है तो परिवार में अगर आत्महत्या हुई तो परिवार का समझ लीजिए, कि समूह का समझ लीजिए, समाज का समझ लीजिए, कि जब समाज में कभी अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है, और समाज में रहने वाले व्यक्ति जब उससे अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते, अपना संतुलन नहीं बना पाते, तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए लोग आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। दैट्स ऑल, बस इतना। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये 3 प्रकार थे आत्महत्या के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट बचा है आपको आलोचना का। कौन सा लास्ट पॉइंट बचा है? आलोचना। 4 बातें डिस्कस कर चुके। क्या क्या डिस्कस कर चुके? सबसे पहले हमने आत्महत्या के अर्थ की चर्चा की, उसके बाद में हमने आत्महत्या के प्रकारों को देखा, माफ करना, आत्महत्या के कारणों को देखा, उसके बाद हमने आत्महत्या के इमाइल दुर्किम के सिद्धांत को देखा, उसके बाद हमने आत्महत्या के प्रकारों को देखा। क्लियर है ना? अर्थ समझा, कारण हमने 5 कारण देखे थे आत्महत्या के, सिद्धांत देखा, सिद्धांत के बाद में 3 प्रकार देखे आत्महत्या के। अब लास्ट में इमाइल दुर्किम साहब ने जो सिद्धांत दिया इतना लंबा चौड़ा और ले देकर के सारी चक्री एक ही जगह टिका दी कि ये सामाजिक परिणाम है और कुछ भी नहीं है। समाज ही इसका जो है, हर हालत में समाज ही इसकी उत्तरदायी है। मतलब मनुष्य अपनी इच्छा से जो है आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि समाज से प्रभावित होकर आत्महत्या करता है ना? गरीबी आत्महत्या कारण नहीं है इमाइल दुर्किम। तो इमाइल दुर्किम को थोड़ा लेकर आइए, थोड़ा दिखाइए, है ना? चलिए छोड़िए, अपने जो विचार है उन अपने विचारों को यहाँ पर नहीं रखना है। तो इमाइल दुर्किम के अनुसार चाहे वो निर्धनता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति हो, किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर इंसान अथवा व्यक्ति जो है आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कारणों से ही होती है, ऐसा मानना था इमाइल दुर्किम साहब का। तो इन सब बातों को, उन्हीं बिंदुओं को उठा करके कुछ विद्वान आए और उन्होंने इमाइल दुर्किम के सिद्धांत की आलोचना कर मारी। पहली आलोचना के आधार पर बोला जाता है कि इनकी जो सिद्धांत है, इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में दोस्तों सामाजिक प्रकारों को आवश्यकता से ज्यादा महत्व दिया गया है। जो सामाजिक प्रकार है अर्थात सामाजिक जो कारण रहे हैं या समाज के उत्तरदायी होने की जो बात कही गई है, जो व्याख्या की गई है समाज की आत्महत्या को लेकर के, समाज की जो व्याख्या की गई है उसमें जो है समाज को आवश्यकता से ज्यादा महत्व दिया गया है। पहला कारण। दूसरा है कि परार्थ में आत्महत्या में इसको थोड़ा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। परार्थ में आत्महत्या में क्या होता है? समाज में विलीन हो जाता है वो, है ना? तो परार्थ में आत्महत्या में व्यक्ति की आत्महत्या का कारण जो है समूह में विलीन होना बताया गया है।
दुर्किम साहब ने। तो इस प्रकार की अवधारणा को दुर्किम ने स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तव किस प्रकार का विलीन, किस प्रकार का विलीन। भाई ये सकारात्मक भी हो सकता है, ये नहीं बोला उन्होंने, है ना। उन्होंने बस इतना बताया है कि इस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति की ऐच्छिक बलिदान होता है, व्यक्ति का ऐच्छिक, जैसे कि सती प्रथा, उसमें ऐच्छिक बलिदान कहेंगे उसको, अपनी इच्छा से दिए जाने वाला बलिदान। तो यहाँ पर आलोचकों का यही कहना है कि भाई जब आप एक तरफ बोल रहे हो कि ऐच्छिक बलिदान है, तो बलिदान को आप आत्महत्या के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो, है ना। तो जो वह दूसरों के कल्याण के लिए करता है, भाई बलिदान दूसरों के कल्याण के लिए किया जा रहा है, जैसे मां अपने बच्चे के लिए करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बलिदान को आत्महत्या की श्रेणी में रखना सर्वथा अनुचित होगा, सर्वथा अनुचित होगा। दूसरी आलोचना ये की गई। तीसरे में कहा गया कि अकेलेपन का तो आज जनसंख्या का अधिकांश भाग अनुभव करता है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बार बार कहा है कि व्यक्ति जैसे समाज से अकेला होता है आत्महत्या कर लेता है। तो आज वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो अकेलेपन से तो आधे से ज्यादा विश्व इस चीज का प्रताड़ित हो रहा है, अकेलेपन से गुजर रहा है। तो क्या आज हर एक व्यक्ति आत्महत्या करने लग जाएगा जो भी अकेलेपन में जी रहा है? नहीं, इसलिए इसकी आलोचना की गई। दूसरा है, दुर्किम के अनुसार समाज ही आत्महत्या के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, समाज, है ना। तो यहां पर आलोचकों ने कहा है कि भाई अगर ऐसा है कि समाज ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है, तो फिर जब युद्ध होता है, जब समाज में युद्ध चलता है या जब समाज में आंदोलन होता है, तो उस समय तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब जब पूरे समाज को ही आत्महत्या कर लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं मरता, कोई आत्महत्या नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि यह सिद्धांत गलत है, पूरे सिद्धांत को ही गलत घोषित कर दिया। जहां जहां से इन्होंने आलोचना की है वो इस सिद्धांत के आधार स्तंभ कहे जा सकते थे। इसलिए अंत में यही कहा गया कि सिद्धांत जो है पूरी तरह से गलत है, सही नहीं है। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बाद भी इनका सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है, जो आत्महत्या के काफी पक्षों को स्पष्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, जिस समय इमानुएल दुर्किम ने यह सिद्धांत दिया था, उस समय इनसे पहले आत्महत्या पर कोई एक व्यवस्थित सिद्धांत नहीं आया था। और प्रत्येक सिद्धांत में कुछ विशेषताएं होती है, तो वहां पर उसके दोष भी होते हैं, दोष अर्थात कमियां होती हैं, ठीक है ना। तो अगर उन कमियों को दूर कर दिया जाए तो कोई भी सिद्धांत जो है एक बेहतरीन, अर्थात कहें कि समाज को समाहित करने वाला सिद्धांत बन सकता है। क्लियर है यहां तक का दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग की ये आज का जो सेशन था, टॉपिक था, ये पूरे अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे समझ आया होगा। समाज शास्त्र है, इतनी ज्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल से सभी टॉपिक सिंपल रहते हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा पिट्रिम सोरोकिन का होगा, पिट्रिम सोरोकिन का। और इसमें हम बात करेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत की। किसकी? सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत की। क्लियर है ना? चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में अब क्लास करते हैं समाप्त, ठीक है ना। टेलीग्राम पे अगर अभी तक नहीं आए हो तो मैं फिर से आपको आमंत्रण कर रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, आइए टेलीग्राम पर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रही है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।